हेलो बच्चों, आज अपने चैप्टर सेकंड जो इंग्लिश मीडियम का है क्लास 12th का उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। क्योंकि पिछली बार जब अपने ने कौन सा किया था, नॉन कंडक्टिंग शीट, और नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारे पास, क्या आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। क्या आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। और आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। अब क्या है, कहता है कि जो शीट तो है लेकिन कौन सी है, कंडक्टिंग शीट है। और हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि जो कंडक्टर होता है उसको अगर चार्ज देते हैं तो चार्ज जो होता है वो क्या आ जाता है, उसके एक्सटर्नल सरफेस पर आ जाता है। कहाँ पे आता है, एक्सटर्नल सरफेस मतलब बाहर की ओर आ जाता है। अगर मैं बात करूं कैसे, तो मैं ये कह सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मेरे पास ये क्या है, कंडक्टर है, ये शीट है, कौन सा है, कंडक्टर है, और हमने इसको चार्ज दिया तो चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके एक्सटर्नल सरफेस पर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, एक्सटर्नल सरफेस पर आ जाएगा, अंदर नहीं होगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जबकि नॉन कंडक्टिंग में क्या था, नॉन कंडक्टिंग में सरफेस पर चार्ज की बात, हम उसको चार्ज देते थे ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाता था, अंदर सभी जगह आ जाता था इक्वली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे शो कर रखी है, और चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे है। ठीक है, अब इस शीट के कारण क्या करना है, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब वो पॉइंट जो है वो कहाँ हो सकता है भाई, ध्यान रखना है कि यहाँ पे, दूर, इधर, इधर, ऊपर, नीचे, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इस शीट के कारण क्या करना है, जो कि चार्ज है और इसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेट मान लिया कि इस शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। कितना है, सिग्मा। इज दैट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक पॉइंट, और वो पॉइंट मान लिया, वो पॉइंट है P, जो कि शीट से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये पॉइंट P ले लिया, और यहाँ पे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, वो हमारे को देखो। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे डायरेक्शन वाला अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्शन वाला पार्ट जो है, हम क्या करते हैं, फिर वो एलिमेंट यहाँ लेते हैं। ठीक है, और इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो ऑफ करके कर सकते हैं। बट आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो इस वाले टॉपिक में आपको डायरेक्शन क्या है, शो नहीं करनी, क्योंकि इसकी जो इसमें भी जो डायरेक्शन है कि सेम उसी मेथड से आ जाएगी जो मैंने नॉन कंडक्टिंग में बताया था कि आपको क्या करना है। जैसे मान लो एक तरफ का हिस्सा ले लो, ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, पॉइंट P है, यहाँ हमने एरिया एलिमेंट ले लिया है, इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से शो करेंगे, DE, और DE फिर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, वर्टिकल जो कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, क्योंकि वो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू उनकी इक्वल होगी, बट जो उनकी डायरेक्शन है अपोजिट होगी एक दूसरे के। सो फाइनल या रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, वो किसके कारण होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। बट हमें क्या करना है, गाउसियन लॉ को फॉलो करना है। तो गाउसियन लॉ को फॉलो करके किस तरीके से करेंगे, वो हमारे लिए क्या है, मेन है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, हमें अब गाउसियन लॉ फॉलो करना है। कैसे, हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक सिलेंड्रिकल सरफेस, या कैसे बनाएंगे, लेट मान लिया एक 2R डिस्टेंस का एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया हमने। ठीक है, और ये हमने शो कर दिया सिलेंड्रिकल सरफेस। ये कौन सा सरफेस, इसको कौन सा सरफेस बोलेंगे अपने, गाउसियन सरफेस। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना है, S है। कितना मान लिया हमने, S मान लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर पिछले वाले टॉपिक में हमने क्रॉस आउट करके इसको बाहर बनाया था, यहाँ पे क्यों एंड कर दिया। क्योंकि देखो हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ और हम आगे भी करेंगे, स्फेरिकल शेल वाला भी आएगा, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर चार्ज नहीं होता, इसके कारण कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं इसके 2 हिस्से कर दूं, जैसे एक हिस्से के लिए फाइंड आउट कर दूं, तो सेम तरीका इस सेकंड हिस्से के लिए होगा। इसलिए हमें क्या कर रहे हैं, इसको हम पास आउट नहीं करके शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा अगला काम, हम देख रहे हैं जो सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मार्कर है और मैंने इसको ऑफ कर दिया, इस तरीके से क्लोज कर दी, अभी वो इस तरीके से दिख रहा है। तो इसके 3 सरफेस है, एक ये जैसे नॉन कंडक्टिंग शीट में था, एक ये रहा सरफेस, और एक ये एक्सटर्नल सरफेस जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 सरफेस है। लेट मान लो इस सरफेस को नाम दे दिया S1, एंड ये कौन सा आ गया S2, एंड ये कौन सा आ गया S3। फिर हमारा अगला काम होता है क्या, एरिया एलिमेंट। याद रखना, इन टॉपिक्स में आपको गाउसियन सरफेस पर एरिया एलिमेंट लेके ही करना है।
ठीक है ना। तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम एरिया एलिमेंट के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम टोटल सरफेस या टोटल एरिया के लिए क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट ले लिया ds, इसका डायरेक्शन जो है एरिया एलिमेंट का इधर की ओर है ds। अभी मैंने यहाँ पे बात की ds क्या आ गई, अब हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस हमने पहले ही यहाँ बात कर दी थी कि अंदर कंडक्टर के अंदर जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अब सेकंड सरफेस S2 जो है, यहाँ पे भी एक एरिया एलिमेंट ले लिया हमने और इसका एरिया डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर है किधर, ds। बट हमने पढ़ा है कि कंडक्टर, जो मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन वगैरह बताया था, याद होगा फर्स्ट चैप्टर में, वहां पे ये बताया था कि कंडक्टर पर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सो यहाँ पे भी चार्ज यहाँ पे और सरफेस के परपेंडिकुलर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर, ठीक है ना। थर्ड सरफेस हम लेंगे इस S3 के ऊपर, यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और हमने इसकी डायरेक्शन इस तरीके से ds, और यहाँ पे मैंने कहा इसके परपेंडिकुलर होती है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की ओर। ये कौन सा पॉइंट था, P। याद रखना, हम जिस पॉइंट को के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो पॉइंट जो है इस गाउसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, इस गाउसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम गाउसियन सरफेस बनाएंगे। क्यों काम किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गाउस लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हमें गाउस लॉ को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम एक बात और कर लेते हैं, देखो अगर लेट मान लो कि चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा क्यू हम ये लेते हैं ना, समीशन क्यू, तो देखो सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये पहले लिख देंगे अपने ताकि थोड़ा सा ठीक रहे। सिग्मा इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन वैल्यू ऑफ समीशन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर जो भी देनी है आपको, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, सॉरी एस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि इसके हेल्प लेंगे। अब क्या होता है, पर यूनिट एरिया में जितना भी क्वांटिटी है चार्ज का वो उसका क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो मैंने आपको इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर जो दिया था उसमें बताया था मैंने आपको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब हमारा काम शुरू होगा। अकॉर्डिंग टू गाउसियन थ्योरम या गाउस लॉ क्या होता है, इन इंटीग्रेशन, ये किसका साइन है, क्लोज सरफेस का, मतलब इसमें ये बता रहा है कि हमने इन तीनों सरफेस को एक साथ लिया है। अभी यहां लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा, ये जो मैंने टर्म लिखी है ये तो होती है किससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फर्स्ट टॉपिक है उसको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, और गाउसियन लॉ जो है वो भी किसको बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, देन समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां आप लिख सकते हो S1, S2 एंड S3, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि हमने इन तीनों सरफेस को क्या कर देना अलग अलग, ये तो इनको क्या बता रहा था, सर्कुलेशन बता रहा था कि भाई इन तीनों का सम है, तो हम तीनों को अलग अलग करेंगे, जो पिछले टॉपिक जैसा ही है, ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देंगे S1, यहाँ लिख देंगे ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ क्या लिख देंगे S2, और यहाँ लिख देंगे ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ कौन सा आ जाएगा S3 इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन जो बनी है। अब हमारा काम क्या है अगला, कि इस cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है, और वो हम किससे देखेंगे, डायग्राम से, जो भी हमारे पास यहाँ पे फिगर बना। अगर मैं सरफेस S1 के लिए लूं तो सरफेस S1 के लिए ds तो है, लेकिन हमें पता है फॉर सरफेस S1 E इज इक्वल टू 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये टर्म तो पहले ही क्या हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी। सेकंड बात, कौन सा, सरफेस S2, सरफेस S2 में देखें तो ds और E एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और सिंस वी नो दैट cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। देन हमारे पास थर्ड टर्म बची है, तो हम देख रहे हैं डायग्राम से ds और E क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है,
देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और सिंस वी नो दैट क्या होता है cos 0 इज इक्वल टू 1, मतलब थर्ड टर्म हमारे पास बच जाएगी और वो इसके इक्वल आ जाएगी। पर ये जो मैंने बात बोली है वो अपने को यहाँ पे भी लिखनी होगी, तो आप क्या कर लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, कर दूं? डायग्राम को भी नहीं कर रहा, देखो ये साठ आ गया। अब अपने क्या लिखेंगे, फॉर सरफेस S1 E इज इक्वल टू 0, फॉर सरफेस S2 ds परपेंडिकुलर टू E, या E परपेंडिकुलर क्या लिख देंगे, E परपेंडिकुलर किसके है, ds के, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और सिंस वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू क्या होता है 0। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी उसके लिए, थर्ड सरफेस के लिए, तो हम लिखेंगे फॉर सरफेस S3 E पैरेलल टू ds, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मींस cos 0 इज इक्वल टू 1। ये मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि अपने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पुट कर लेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में अगर E 0 पुट होगा तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस सेकंड स्टेप में cos 90 पुट होगा, cos 90 क्या होता है 0, तो सेकंड स्टेप भी क्या हो गया 0। थर्ड स्टेप में देखें तो cos थीटा इज इक्वल, यहाँ पे cos 0 डिग्री करते ही क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1, तो थर्ड स्टेप हमारे पास बचेगा क्या, EDS, और कौन सा S3 इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक चीज और, वैसे तो मैं यहाँ ही कर सकता था साथ में क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ले लेनी थी, ठीक है। चलो यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। देखो यहाँ लिख लेंगे कि सिंस वी नो दैट समीशन Q इज इक्वल टू सिग्मा S, देन वैल्यू ऑफ E, तो क्या है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है उसके चेंज नहीं कर रहे, तो E का वैल्यू कांस्टेंट, E in integration ds and S3 is equal to sigma s upon epsilon naught। हमने कहा था स्टार्टिंग के डायग्राम में कि जो हमने सिलेंड्रिकल सरफेस गाउसियन सरफेस लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना है, S है। तो अपने यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, E इंटू एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S क्या हो जाएगा, कैंसल, then value of E, intensity of electric field due to charge in infinite conducting sheet के कारण जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सबसे मेन बात, हमने जब स्टार्टिंग के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिया था KQ बाय R स्क्वायर आया था, वहां पे हमने ये फाइंड किया था कि ये जो E का वैल्यू है वो R पर डिपेंड कर रहा है, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखें तो फॉर्मूले में R तो आया नहीं, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं E डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट, मतलब कि जो E का वैल्यू है वो R जो भी पॉइंट लिया है कितनी भी डिस्टेंस पे उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब डिपेंड नहीं करता, तो E और R के बीच में अगर अपने ग्राफ लें, E और R के बीच में R की वैल्यू कम करो मतलब इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, E की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम किस पे इफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं एक तो मेन काम क्या है सिग्मा का, मतलब अगर हम इस सरफेस पर शीट पर क्या करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को चेंज करेंगे, किसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को। अगर मान लो शीट के पर यूनिट एरिया में चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो उसके कारण उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। इट मीन्स हम यहां से कह सकते हैं अगर E और सिग्मा के बीच में हम ग्राफ लें तो हमें कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज। हाँ, दूसरी बात किस पे इफेक्ट डाल रहा है, मीडियम पर। हमने जो किया है वो किस पे किया है, हम जो भी बात करते हैं वैक्यूम या एयर के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, वैक्यूम या एयर के लिए करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, ठीक है ना। और अगर मीडियम चेंज होगा तो E का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीडियम वाला जो टॉपिक था वो मैंने आपको कूलम लॉ के अकॉर्डिंग उसके बाद जस्ट बताया था। परमिटिविटी ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर का बात करते हैं, ठीक है। ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक अपने करेंगे
कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए होलोस्फीयर, किससे? होलोस्फीयर से फाइंड आउट करेंगे। वो हमारा बहुत ही अच्छा और आसान टॉपिक है। याद रखना, जब भी टॉपिक करते हो तो एंड होने के बाद में वो आपको मिल जाएगी लाइन, जो मैंने अभी बोली ना, इट डज नॉट डिपेंड किस पे, अपॉन डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट, वो उस पर डिपेंड नहीं करती। वो लाइन आपको वहां पे पीडीएफ में ये सारी चीजें लिखी भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, भले वो पूरा का पूरा आपसे डेरिवेशन पूछे, टॉपिक पूछे, उसमें आपसे ग्राफ ना पूछे, पर आपको ये बना के आने, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे होलोस्फीयर, ओके।